Good morning students. Now we are going discuss about crystal field splitting in tetrahedral complex. इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग देखी थी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है या CFSE वैल्यू को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो दोनों में डिफरेंस है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है और साथ ही लिगेंड्स की संख्या भी इसमें अलग अलग है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की यदि बात की जाए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की जो संख्या होती है वो कितनी रहती है, 6 रहती है। लेकिन वहीं यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो वहाँ पर लिगेंड की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो डिफरेंस तो होता है दोनों में। चलिए देखते हैं कि इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है और इसके लिए CFSE वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। तो सपोज हम कोई एक कॉम्प्लेक्स को जनरली ड्रॉ करेंगे, यदि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रख रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में हमने MlO4 लिखा है, Ml4, जहाँ पर M जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड लिगेंड L जो है वो लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से इसको यहाँ लिख सकते हैं Ml4, 4 लिगेंड है यहाँ पर। अब हमें इसमें क्या देखना है कि स्प्लिटिंग इस कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल्स की कैसे होगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन रहता है उसके जब नज़दीक लिगेंड जाते हैं तो वहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने की वजह से वहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन का d ऑर्बिटल है वो क्या होता है, एनर्जी उसकी चेंज होती है। जो d ऑर्बिटल्स की एनर्जी रहती है वो तो पहले एक बराबर रहती है, जिस वजह से उसे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। एनर्जी वहाँ पर सबकी एक बराबर है। d ऑर्बिटल्स में 5 सेट है ना, dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। तो इस तरीके से वो 5 सेट है, उन सभी की एनर्जी जो होगी वो इक्वल रहेगी। लेकिन जैसे ही लिगेंड उसके नज़दीक जाएगा, है ना, ये d ऑर्बिटल्स है, उसके नज़दीक जैसे ही लिगेंड जाएगा तो लिगेंड्स के इफेक्ट के कारण, इंटरेक्शन के कारण वहाँ पर जो सेंट्रल मेटल आयन का d ऑर्बिटल्स होता है वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने की वजह क्या होती है, एनर्जी में परिवर्तन। उसकी जो एनर्जी लेवल होती है वो अलग अलग हो जाती है, कुछ की एनर्जी हाई हो जाती है, कुछ की एनर्जी लो हो जाती है। तो इस वजह से वो अपना अलग अलग सेट बना लेते हैं। जो अधिक एनर्जी रख रहे हैं वो एक अलग सेट बना लिए, जो कम एनर्जी रख रहे हैं वो अलग सेट बना लिए। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोगों ने उसमें क्या देखा था कि T2G और EG 2 एनर्जी लेवल के सेट बनते थे। T2G की जो एनर्जी होती थी वो उसमें लोअर रहती थी एंड EG की एनर्जी जो रहती थी वो हायर रहती थी। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कहने का मतलब कि EG की एनर्जी कम होगी एंड T2G की एनर्जी हायर होगी। चलिए देखते हैं कैसे करते होती है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का d ऑर्बिटल, डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स यहाँ पर लेते हैं। डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स ये कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2, dz2। ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल्स हैं जो कि इक्वल एनर्जी वाले हैं, जिसके कारण इन्हें डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जा रहा है। अब लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन के नज़दीक जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिगेंड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिगेंड इसके नज़दीक आ रहा है तो इस पे क्या इफेक्ट डालेगा, इसको स्प्लिट कर देगा और स्प्लिट करने के कारण एनर्जी जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी इस 5 सेट की।
और वो इस तरीके से दो सेट में डिवाइड हो जाएगा। इसे कहते हैं ईजी सेट एंड टॉप सेट को T2G सेट एंड बॉटम सेट को ईजी सेट। लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में जस्ट अपोजिट था। यहाँ पर रहता था T2G सेट एंड टॉप में रहता था ईजी सेट। चूँकि एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पर लिगेंड्स भी कम है, इस वजह से इंटरेक्शन भी कम होगा, जिसके कारण स्प्लिटिंग भी कम होती है। और एनर्जी डिजनरेट ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो कम इंटरेक्शन के कारण कम चेंज होती है, जिसके कारण से स्प्लिटिंग चेंज होगी। अब स्प्लिटिंग तो हो गई, स्प्लिटिंग कैसे हुई? ईजी सेट एंड T2G सेट में। ईजी सेट में हमारे dx2y2 एंड dz² ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं एंड T2G सेट में dxy, dyz एंड dzx ये तीन ऑर्बिटल्स रहते हैं जिसकी एनर्जी इक्वल होती है और इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन इन दोनों सेट की एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ईजी सेट की एनर्जी जो रहेगी वो -0.6 del T कम होती है और T2G की 0.4 del T अधिक होती है। और दोनों सेट के बीच एनर्जी जो डिफरेंस होगा वो del T अथवा 10 dq के बराबर होती है। इस तरीके से हो गया। हमें ऑक्टाहेड्रल को ध्यान में रखकर ही करना है। ऑक्टाहेड्रल के केस में यहाँ पर -0.4 डेल वैल्यू रहती थी और यहाँ पर +0.6 डेल 0 वैल्यू रहती थी, है ना। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में जस्ट अपोजिट होता है। हमें ईजी सेट को नीचे रखना है क्योंकि इसकी जो एनर्जी लेवल है वो कम है, उसका जो एनर्जी है वो घट रहा है। और T2G सेट को हमें ऊपर रखना है क्योंकि वहाँ पर एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो ईजी सेट हमारा कैसा है? लोअर एनर्जी लेवल वाला, एंड T2G सेट हमारा कैसा है? हायर एनर्जी लेवल वाला। दोनों सेट का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो del T या 10 dq के बराबर रहता है। तो इस तरीके से हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को बता सकते हैं। अब यदि बात करें CFSE की, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, तो उसको निकालने के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला था, उसी तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग CFSE कैलकुलेट करते हैं किसी भी आयन के लिए। तो चलिए देखते हैं CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। CFSE फॉर्मूला लिख लीजिए, CFSE फॉर्मूला क्या होता है? CFSE फॉर्मूला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देख लीजिए, -0.6 P + 0.4 Q del T। यहाँ पर हम लोग पेयरिंग एनर्जी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही कम रहती है और जो भी कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं वो सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही जनरली रहते हैं। जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ही CFSE वैल्यू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो गया उसका फॉर्मूला। ऑक्टाहेड्रल के केस में वैल्यू थोड़ी डिफरेंट थी, यहाँ पर 0.4 था और यहाँ पर 0.6 था, है ना। सेम वही है, केवल जो ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है वो EG और T2G में होती है। EG की एनर्जी कम होती है, T2G की एनर्जी अधिक होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी अधिक होती है। यही डिफरेंस है मेन, और फॉर्मूला थोड़ा अलग है।
प्लस और माइनस जो वैल्यू है वो ऑक्टाहेड्रल से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब किसी एक आयन के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं D4 आयन के लिए करते हैं। तो D4 आयन में वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वन टू 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। ये हमारा E2G सेट है एंड ये T2G सेट है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये ऊपर के ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे, ऊपर के ऑर्बिटल्स के सेट में आएगा। ये पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल वाले में भरेंगे, फिर हायर एनर्जी लेवल वाले में भरेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। E2G2 T2G2, दोनों में दो दो ऑर्बिटल्स हैं, है ना। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2G सेट। ये यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर्मूले में जो है, P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2G, एंड Q क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E2G सेट मतलब हमें P की वैल्यू मिल गई कितनी, 2, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट Q की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अब हमें ये दोनों वैल्यू मिल गई है जिसे हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो CFSE इक्वल टू -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 2 डेल्टी इक्वल क्या हो जाएगा, 2.4 डेल्टी माइनस 2.4 डेल टी, सॉरी अभी इसे एक स्टेप में और सॉल्व करेंगे। माइनस 1.2 प्लस 0.8 डेल टी। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैसे आ रहा है, ये हो गया 0.6 इंटू 2। E2G सेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, एंड 0.4 इंटू 2, Q की वैल्यू कितनी है, 2 है। T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, वो हमारी Q की वैल्यू है, उसे हम लोगों ने 0.4 इंटू 2 ये लिख दिया एंड डेल टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस 0.8